हेलो बच्चों, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं गोस की प्रमेय तथा उस पर आधारित मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स। देखिए, गोस की प्रमेय, गोस साइंटिस्ट का नाम है। गोस की प्रमेय गौसियन पृष्ठ के लिए लागू होती है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि गौसियन पृष्ठ क्या होता है। गौसियन पृष्ठ, तो देखिए गौसियन पृष्ठ ऐसा पृष्ठ होता है, वह काल्पनिक पृष्ठ जो अपने अंदर आवेश को परिबद्ध करता है। परिबद्ध मतलब आवेश को बांधता है। ठीक है, अगर हम किसी ऐसे बंद पृष्ठ की कल्पना करें जिसने अपने अंदर आवेश को बांध रखा हो, तो उस पृष्ठ को बोलेंगे गौसियन पृष्ठ। ठीक है, तो मैंने लिख दिया है गौसियन पृष्ठ क्या होता है। वह काल्पनिक बंद पृष्ठ जो आवेश को परिबद्ध करता है, गौसियन पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, तो आप भी इसको बात को नोट कर लें, जो आवेश को अपने अंदर परिबद्ध करेगा उस पृष्ठ को हम बोलेंगे गौसियन पृष्ठ। अब बात आती है गोस की प्रमेय, जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में आती है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत पूछी जाती है। ठीक है, तो ये चैप्टर का नाम भी गोस की प्रमेय ही है। एनसीईआरटी में ये पहला ही चैप्टर है। इसको हम दूसरे चैप्टर के अनुसार, कुछ बोर्ड एग्जाम की कुछ अपनी प्राइवेट प्रकाशन बुक ने इसको चैप्टर नंबर 2 से प्रस्तुत किया है, गोस की प्रमेय को। तो हमने इसको चैप्टर 2 का नाम दिया है गोस की प्रमेय। ठीक है, इस चैप्टर 2 में गोस की प्रमेय ही एग्जाम में पूछी जाती है 90% केसेस में, या फिर इस पर आधारित कुछ अनुप्रयोग आते हैं, वे हम इससे अगले लेक्चर में कराएंगे। तो देखिए गोस की प्रमेय क्या होती है। इसके अनुसार जो गौसियन पृष्ठ होता है, गौसियन पृष्ठ उससे गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स को बताती है। ठीक है, गौसियन पृष्ठ क्या होता है अभी बताया। कोई भी बंद पृष्ठ जो अपने अंदर आवेश को परिबद्ध रखे, जैसे ये देखिए, ये एक बंद पृष्ठ है, इसने अपने अंदर आवेश को परिबद्ध कर रखा है, तो ये गौसियन पृष्ठ है। तो अब गोस की प्रमेय जो होती है, इस बंद पृष्ठ से निकलने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स को बताती है। ठीक है, अगर किसी पृष्ठ ने, कोई काल्पनिक बंद पृष्ठ है और उसने अपने अंदर आवेश को परिबद्ध कर रखा है, तो उस पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स निर्गत होगा, इसकी माप देती है गोस की प्रमेय। ठीक है, तो गोस की प्रमेय कहती है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, तो इसको याद कर लेंगे आप सूत्र से। यहां से देखिए, किसी बंद पृष्ठ से, ये एक बंद पृष्ठ हो गया, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, उससे परिबद्ध आवेश, उससे परिबद्ध आवेश का माने गुणा कर दो, का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, याद हुआ, मेरे साथ साथ याद करिए। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, उससे परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, उससे परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, तो इसको आप सूत्र से याद कर सकते हैं। और समझने के लिए देखिए, जैसे किसी भी आवेश ने, किसी भी बंद पृष्ठ ने जो भी आवेश परिबद्ध कर रखा है, तो उस आवेश से अगर हम निर्गत वैद्युत फ्लक्स देखें, तो वो वैद्युत फ्लक्स होगा उस आवेश का 1/ε0 टाइम्स। ठीक है, तो 1/ε0 टाइम होगा Q का, या φE बराबर Q/ε0 लिख सकते हैं। यही मैंने देखे लिखा है। इसके अनुसार किसी बंद पृष्ठ से या किसी गौसियन पृष्ठ से लिख सकते हैं यहां पर, क्योंकि बंद पृष्ठ मतलब गौसियन पृष्ठ मतलब वह काल्पनिक पृष्ठ जो अपने अंदर आवेश को परिबद्ध करेगा, गौसियन पृष्ठ कहलाएगा। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, उससे परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है बच्चों, तो ये बात समझ में आई। अब देखते हैं, पेपर में अगर आता है गोस की प्रमेय लिखो, तो ये 1 नंबर में आएगा। अगर पेपर में आता है गोस की प्रमेय लिखो और इसे सिद्ध भी कीजिए, तो अब हम इसको सिद्ध करने जा रहे हैं। 1 नंबर में आता है तो यहीं तक करकाना है। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब हम इसका प्रूफ करने जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेके, और साथ साथ अपने नोट्स बना के चलिए क्रैश कोर्स के भी, और हाथों हाथ इन्हें सारे पॉइंट्स को याद भी करते चलें। ठीक है, याद करने का मतलब हर एक पॉइंट को समझते चलें। सारे टॉपिक क्लियर होने चाहिए, किस टॉपिक में मैं क्या कहता हूं, वो हर बात समझ के आपको याद करनी है। ठीक है, रटना नहीं है। अब देखिए गोस की प्रमेय को सिद्ध कैसे करेंगे। गोस की प्रमेय का प्रूफ, गोस की प्रमेय को प्रूफ करेंगे अब हम।
और इसको आपको मन लगाकर समझना है, ठीक है, और फिर अपने आप करके देखना है। एग्जाम में अगर ये प्रूफ करने के लिए आता है तो इसको सभी बच्चों को करके आना है, बिल्कुल साफ साफ, ठीक है। ढंग से समझिए जो आप इसको खुद करके देख सकें। एक बार समझो फिर उसके बाद अपने आप करके देखिए। तो गॉस की प्रमेय सिद्ध करने के लिए सबसे पहले गॉस की प्रमेय की लैंग्वेज पे जाइए, कथन पे जाइए। क्या कह रहा था गॉस की प्रमेय में? किसी बंद पृष्ठ से, तो सबसे पहले हम एक बंद पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं। ये एक बंद पृष्ठ है, ठीक है, किसी भी टाइप का बंद पृष्ठ बना सकते हैं। इसके अंदर इसका सेंटर O हो गया और इससे स्मॉल r दूरी पर हमने एक पॉइंट P मान लिया, ठीक है। ये बंद पृष्ठ कैपिटल A मान लिया और इसका केंद्र O है, इससे स्मॉल r दूरी पर एक पॉइंट P मान लिया। अब हमें निकालना है इस बंद पृष्ठ ने, सपोज कीजिए, अपने अंदर प्लस Q आवेश को परिबद्ध कर रखा है और जो ये जो प्लस Q आवेश है ये इसके सेंटर O पर केंद्रित है, ठीक है। ये सब हम कल्पना कर लेते हैं, मान लेते हैं। लिख देता हूं मैं इस बात को। माना एक बंद पृष्ठ कैपिटल A के भीतर बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है, ठीक है। ये बात मान लेते हैं। अब प्लस Q से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P है, P पर एक अल्प क्षेत्रफल अवयव dA की कल्पना करते हैं मतलब मान लेते हैं। dA की कल्पना करते हैं, ठीक है। यहां जो बिंदु P है, ये P पर हमने एक अल्प क्षेत्रफल अवयव dA मान लिया। ये रहा एक अल्प क्षेत्रफल अवयव dA। क्यों मान लिया? हमें निकालना है इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। क्यों निकालना है? क्योंकि गॉस की प्रमेय कह रही है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो इस पूरे पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए, इससे पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, किसी भी बंद पृष्ठ का जब आप वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं तो पूरे पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स एक साथ नहीं निकालना चाहिए। सबसे पहले हम अल्प छोटे छोटे भागों में उस पूरे पृष्ठ को बांट लेते हैं, ठीक है, अल्प क्षेत्रफल अवयवों में बांट लेते हैं। पहले हम एक अल्प क्षेत्रफल अवयव का निकालेंगे, फिर उनका इंटीग्रेट कर देंगे या सिग्मा कर देंगे। इंटीग्रेट का मतलब समाकलन हो जाएगा, जितने भी छोटे छोटे अल्प क्षेत्रफल अवयवों का निकल के आएगा उन सबको जोड़ देंगे। समाकलन माने जोड़ देंगे और जोड़ने से नेट वैद्युत फ्लक्स आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझिए। फिर मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं अपनी बात को। मैंने बताया, हमने मान लिया, माना एक बंद पृष्ठ। क्यों माना? क्योंकि गॉस की प्रमेय बंद पृष्ठ के लिए ही एप्लीकेबल है। तो माना एक बंद पृष्ठ A के भीतर, ये बंद पृष्ठ A हो गया, इसके भीतर बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है। इस मतलब इस बंद पृष्ठ ने स्मॉल q आवेश को परिबद्ध कर रखा है। प्लस Q से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है। यहां से स्मॉल r दूरी पर कौन मान लिया? बिंदु P पर एक अल्प क्षेत्रफल अवयव, यहां पर एक अल्प क्षेत्रफल अवयव dA की कल्पना करते हैं। मतलब यहां पर हमने एक अल्प क्षेत्रफल अवयव dA मान लिया। अब आप देखेंगे बच्चों, यहां पर हमें विद्युत फ्लक्स इस पूरे पृष्ठ का निकालना है। तो मैंने बताया, जब भी बड़ा बंद पृष्ठ हो तो हम एक साथ विद्युत फ्लक्स पूरे पृष्ठ का नहीं निकाल सकते। तो हमें क्या करना होगा? इसको छोटे छोटे अल्प क्षेत्रफल अवयवों में बांट लेंगे। इनमें से कोई एक अल्प क्षेत्रफल अवयव बिंदु P पर है, dA इसका नाम मान लिया। अब जो क्षेत्रफल अवयव होता है उसका जो क्षेत्रफल सदिश होता है, आपको पता होता है पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर, ठीक है। मैंने समझाया था इससे पिछले लेक्चर में। यह अल्प क्षेत्रफल अवयव है तो इसका क्षेत्रफल अवयव इस पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, ये हो गया dA वेक्टर। और प्लस Q आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र है, सपोज कीजिए ये हो गया E वेक्टर, ठीक है। ध्यान से देखिए, मैंने बताया इस अल्प क्षेत्रफल अवयव का क्षेत्रफल सदिश पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर dA वेक्टर, और ये जो प्लस Q आवेश के कारण r दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र है E वेक्टर, ये ऐसे हो गया, ये भी बाहर की ओर, ठीक है। इसको आप यहां पर मिला देंगे ऐसे कि ये अल्प क्षेत्रफल अवयव इसके केंद्र पर, अपने बंद पृष्ठ के केंद्र पर
जो एंगल बनाता है उसको पता है घनकोण कहते हैं। यहां पर कोई भी पृष्ठ, कोई भी गोलीय पृष्ठ अपने केंद्र पर जो कोण बनाता है उसे बोला जाता है घनकोण। ठीक है, इस बात को भी आप नोट कर लें अपने माइंड में। तो ध्यान दीजिए हमने क्या करा बच्चों, एक बार फिर रिपीट करता हूं। प्लस क्यू से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P पर एक अल्प क्षेत्रफल अवयव मान लिया dA, इसका क्षेत्रफल सदिश dA वेक्टर जो वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर है उससे सपोज कीजिए थीटा कोण बनाता है। ये इनके बीच का कोण हो गया थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखेंगे यहां से यहां पर कितना वैद्युत क्षेत्र लगेगा। प्लस क्यू से r दूरी पर बिंदु P पर कितना वैद्युत क्षेत्र लगेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें निकालना है बच्चों वैद्युत फ्लक्स, और वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई ई बराबर ई ए कोस थीटा। ठीक है, आपके याद आया होगा फाई ई बराबर ई ए कोस थीटा, इससे पिछले लेक्चर में आया था। तो ई निकालते हैं पहले, इसके कारण पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र, क्योंकि प्लस क्यू के कारण कहां पर P पर क्या वैद्युत क्षेत्र, फॉर्मूला होता है ई से लिखते हैं इसको, और ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है किसी बिंदु आवेश के कारण, ये प्लस क्यू एक बिंदु आवेश है जो कि ऊपर है, इससे आर दूरी पर मतलब कुछ दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है, जो कि हम पिछले पार्ट में प्रूव कर चुके हैं। ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो इसके कारण यहां पर ये जो वैद्युत क्षेत्र है ई वेक्टर, इसका परिमाण मतलब ई, इसका मान इतना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब इस ई की सहायता से हम निकाल लेंगे वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो वैद्युत फ्लक्स निकालने का तरीका ये हो जाएगा, इसलिए P से बिंदु P से निर्गत वैद्युत फ्लक्स, P से निर्गत क्या वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स ये हो जाएगा बच्चों। वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई ई बराबर ई ए कोस थीटा। अब यहां पर आपको ध्यान देना है बात में कि P पर देख रहे हैं हम, बिंदु P पर देखे अल्प क्षेत्रफल अवयव है कौन सा, dA, तो वैद्युत फ्लक्स भी अल्प होगा, यहां पर D लगा दो। ठीक है, यहां पर भी D लगा दो। बताओ बात समझ में आई क्या? फिर सुनिए, फाई ई का फॉर्मूला होता है ई ए कोस थीटा, लेकिन हमें निकालना है P से निर्गत वैद्युत फ्लक्स। P पर है अल्प क्षेत्रफल अवयव जिसका परिमाण लिया है हमने dA, तो यहां पर A के रिप्लेस D आ जाएगा। ठीक है, dA कोस थीटा, और यहां पर भी फाई के रिप्लेस D फाई ई आ जाएगा। तो ये आ गया बच्चों। अब इसमें मान रखिए D फाई ई इज इक्वल टू, ई की वैल्यू रखेंगे ये रही, ई की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ई की वैल्यू यहां से उठाओ, ये रख दो, और ये एज इट इज लिख देंगे dA कोस थीटा। अब ये हो जाएगा बेटा, यहां कर रहा हूं मैं, तो D फाई ई बराबर, इसको Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये एक साथ लिख देंगे, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये अलग लिख दो बच्चों dA कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। बताओ बात समझ में आई क्या आपके? D फाई बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अलग लिख दिया, और dA कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर अलग। अब ये हो जाएगा बेटा D फाई ई इज इक्वल टू, ये एज इट इज लिख देंगे Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा बच्चों dA कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर होता है घनकोण का फॉर्मूला। इसको आपको याद करना है, ये होता है घनकोण, तो यहां पर d ओमेगा आ गया। ठीक है, घनकोण को लिख देंगे d ओमेगा, घनकोण है ना, घनकोण का फॉर्मूला होता है। इसको हम साइड में भी लिख देते हैं, याद कर लेना, ये क्लास 11th में है, पहले ही चैप्टर में विमीय विश्लेषण वाले पार्ट में घनकोण को ओमेगा से लिखते हैं, और ओमेगा बराबर होता है A अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल सदिश कुछ एंगल पर है तो यहाँ पर जो है A कोस थीटा आ जाएगा, है ना, क्षेत्रफल सदिश का क्षैतिज घटक A कोस थीटा और अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पर D लगा हुआ है, तो यहाँ पर dA कोस थीटा बटे आर स्क्वायर, तो यहाँ पर भी d ओमेगा, तो d ओमेगा बराबर होता है dA कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये घनकोण का फॉर्मूला हो जाएगा, तो हमने यहाँ पर घनकोण d ओमेगा ले लिया, या इसको लिख देंगे बेटे, ध्यान देखिए, यहाँ से d हटाइए, जब इधर से d हटता है तो इधर इंटीग्रेशन का साइन आ जाता है, मतलब समाकलन हो जाएगा। इधर से d हटाइए, यहां पर समाकलन का साइन लगा देंगे, तो कुल वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा। यहां पर एक लाइन लिखनी पड़ेगी पहले, इसलिए संपूर्ण पृष्ठ से, संपूर्ण बंद पृष्ठ, संपूर्ण बंद पृष्ठ क्या है बच्चों, A से निर्गत वैद्युत
फ्लक्स। कितना हो जाएगा बेटा, यहां से d हटाइए, जब d हटेगा तो इधर इंटीग्रल आ जाएगा, तो ये हो जाएगा फाई ई बराबर, यहां से d हट के इधर इंटीग्रल आ जाएगा, ये एज इट इज लिख दो q/4πε0, इंटीग्रल में लिख दिया डी ओमेगा और बेस में a, इंटीग्रल डी ओमेगा और यहां पर लिख दिया इंटीग्रल के बेस में a, मतलब पूरे पृष्ठ के लिए। अब ये जो इंटीग्रल डी ओमेगा होता है, इंटीग्रल डी ओमेगा बेस में a, इसका मतलब होता है पूरे पृष्ठ के लिए घनकोण, और इसका मान हो जाएगा 4 पाई। क्या हो जाएगा इसका मान, 4 पाई, यहां पर रख दो बेटे, तो ये बन जाएगा फाई ई इज इक्वल टू q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इनटू इसका मान होता है पूरे पृष्ठ के लिए घनकोण 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो ये आ गया बेटा फाई ई इज इक्वल टू q/एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस की परमेय सिद्ध हुई। ठीक है, तो मैं अपेक्षा करता हूं ये आपके टॉपिक समझ में। और देख लेते हैं, सबसे पहले हमने एक बंद पृष्ठ मान लिया बेटा, इस बंद पृष्ठ का नाम A मान लिया, इसका केंद्र O है, O पर प्लस Q आवेश है। अब हमें इस बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स निकालना है, उसके लिए हमने इस प्लस Q से R दूरी पर एक पॉइंट P मान लिया, और पॉइंट P पर एक अल्प क्षेत्रफल अवयव dA की कल्पना की। ये जो अल्प क्षेत्रफल अवयव है, इसका क्षेत्रफल सदिश dA वेक्टर, और प्लस Q से R दूरी पर बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर है, इन दोनों के बीच का कोण थीटा मान लिया। ठीक है, वैसे जरूरी नहीं है, इसको समदिश भी मान सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इनको एंगल पे माने। ठीक है, अब ये बात हमने लिख दी, जो जो इस चित्र में हो रहा था अपने आप बना के लिख देते हैं, रटना नहीं है। उसके बाद हमने देखा हमें निकालना है वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई बराबर ई ए कोस थीटा, तो हम चल दिए भैया ई की ओर। तो हमने पहले ई निकाला, वैद्युत क्षेत्र प्लस क्यू के कारण पी पर वैद्युत क्षेत्र ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r², ये वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा। बिंदु पी से निर्गत वैद्युत फ्लक्स, यहां से निर्गत वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर फॉर्मूला होता है, देखिए ये मैं बार बार समझा रहा हूं क्योंकि यहां पर बच्चे गड़बड़ करते हैं, समझ नहीं आता है, ध्यान से देखिए, फाई बराबर ई ए कोस थीटा, ये वैद्युत फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला होता है। अब P से निर्गत, P पर कौन है, अल्प क्षेत्रफल अवयव, तो यहां पर D आ जाएगा, यहां पर भी D आ जाएगा, तो D फाई बराबर ई डी ए कोस थीटा। E का मान यहां से उठाओ, रख दो, ये रख दिया बेटा एज इट इज, और डी ए कोस थीटा एज इट इज। ठीक है, E का मान जो का तो उठाया, E के रिप्लेस रख दिया, ये रख दिया, और डी ए कोस थीटा ऐसा का ऐसे ही लिख देंगे। अब ये हो जाएगा D फाई बराबर q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ए कोस थीटा अपॉन r²। ये जो डी ए कोस थीटा अपॉन r² है, ये होता है घन कोण का सूत्र, इसको लिख देते हैं डी ओमेगा। तो D फाई बराबर q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसके रिप्लेस हमने लिख दिया डी ओमेगा। डी ओमेगा मतलब घन कोण। अब यहां से D हटाएंगे, ये आया है अभी इस अल्प क्षेत्रफल अवयव का वैद्युत फ्लक्स, पूरे पृष्ठ का, पूरे बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा, D हटा लीजिए, तो फाई बराबर q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल डी ओमेगा, और बेस में आ गया A माने पूरे टोटल सरफेस के लिए, या ये हो जाएगा फाई बराबर q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल डी ओमेगा बेस में A, इसका मान होता है 4 पाई। 4 पाई क्या होता है, 4 पाई माने संपूर्ण पृष्ठ के लिए घन कोण। देखिए ऐसे, ये हो जाएगा आपका डी ओमेगा बराबर, अगर पूरे पृष्ठ का निकालेंगे तो यहां से D हट जाएगा, और ए कोस थीटा पूरे पृष्ठ का लिए क्षेत्रफल जो है, पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई r² होता है ना, इस गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई r² और अपॉन में r², तो r² से r², तो ओमेगा बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, 4 पाई। तो इंटीग्रल डी ओमेगा बेस में A, इसका मान होता है 4 पाई, यहां पर रख दिया ये 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो फाई बराबर आ गया q/ε0। तो अर्थात ये सिद्ध हुआ कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उसके द्वारा परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो मैं अपेक्षा करता हूं गॉस की प्रमेय आपके अच्छी समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं गॉस की प्रमेय पर आधारित मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स। अब देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन है, 4500 फ्लक्स रेखाएं किसी निश्चित आयतन के क्षेत्र के भीतर जा रही हैं तथा 2500 फ्लक्स रेखाएं उससे बाहर आ रही हैं। देखिए जैसे ये एक पृष्ठ है, इसके भीतर 4500 रेखाएं आ रही हैं, ये टोटल रेखाएं आ रही हैं अंदर 4500 रेखाएं। ठीक है, और इस पृष्ठ से बाहर आ रही हैं 2500 रेखाएं, ये बाहर आ रही हैं 2500 रेखाएं, ये 2500 रेखाएं इससे बाहर आ रही हैं। ठीक है, तो इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि किसी भी पृष्ठ से जो विद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं, जितनी विद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं, उनकी संख्या उस पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स कहलाती है।
तो यहां पर ध्यान दीजिए 4500 रेखाएं अंदर आई और बाहर निकली 2500 रेखाएं, अर्थात अंदर आने वाला विद्युत फ्लक्स है 4500 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम और बाहर निकलने वाला विद्युत फ्लक्स है 2500 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। लेकिन इसमें देखना होगा चिन्ह में मैंने आपको बताया था कि जो रेखाएं अंदर आती हैं वे ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स को बताती हैं और जो रेखाएं पृष्ठ से बाहर निकलती हैं वे धनात्मक विद्युत फ्लक्स को दर्शाती हैं। तो ये वाली रेखाएं पृष्ठ के अंदर आ रही हैं, अर्थात φE1 इज इक्वल टू है -4500, ठीक है। और ये रेखाएं बाहर आ रही हैं, अर्थात φE2 बराबर है 2500 लेकिन प्लस का, ठीक है। तो नेट विद्युत फ्लक्स हो जाएगा, नेट विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, φE इज इक्वल टू φE2 है ना, या ये कह दो φE1 प्लस φE2। तो ये आ जाएगा बेटा φE इज इक्वल टू φE1 का मान रखिए, φE1 माइनस के 4500 और प्लस बाहर आ रहा है 2500। तो ये ऐड करा बच्चों, तो φE इज इक्वल टू जब इसको आप ऐड करेंगे माइनस का ज्यादा है तो माइनस के 4500 और प्लस के 2500 तो माइनस के 2000 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। मैं अपेक्षा करता हूं यहां तक आपके अच्छा समझ में आ गया होगा। ये φE का मान आ गया, अर्थात इस बंद पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स माइनस के 2000 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम होगा। एक बार फिर यहीं तक देखते हैं। मैंने बताया एक बंद पृष्ठ है, क्वेश्चन में दिया है, इसके अंदर 4500 रेखाएं आ रही हैं, अर्थात अंदर आने वाला विद्युत फ्लक्स माइनस के 4500 हो जाएगा। बाहर 2500 रेखाएं निकल रही हैं, अर्थात बाहर निकलने वाला विद्युत फ्लक्स प्लस के 2500 हो जाएगा। तो नेट विद्युत फ्लक्स हो जाएगा φE बराबर φE1 प्लस φE2। φE1 माइनस के 4500, φE2 2500 माइनस 4500 प्लस 2500 माइनस के 2000 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम हो गया। अब ये कह रहा है उस क्षेत्र के भीतर कितना आवेश है, आवेश Q पूछ रहा है। तो इसके लिए फॉर्मूला लगाइए, विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है φE इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट से, ये सूत्र होता है। तो यहां से Q को सेपरेट कर लेंगे, Q को अलग करिए तो ये गुना में पहुंच जाएगा। तो Q इज इक्वल टू φE इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। φE बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या Q बराबर ये गुना में ले जाओ φE गुना एप्सिलॉन नॉट, या आ जाएगा Q इज इक्वल टू φE की वैल्यू रखिए माइनस के 2000 ये रहा बेटा, है ना। और एप्सिलॉन नॉट का मान क्वेश्चन में दिया है, एज इट इज रख दो, जो दिया है 8.9 इंटू 10 की पावर माइनस के 12, ठीक है बच्चों। अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दो बस 2 से। तो Q इज इक्वल टू 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के 2 9 जा 18, 1 8, 2 8 जा 16 और 1 17, ठीक है। 2 निम्मा 18, 1 8, 2 8 16 और 1 17, 17.8 इंटू ये 3 जीरो जो हैं 1 2 3, बेटा ये इसमें एडजस्ट कर दो, 3 प्लस की और 12 माइनस की, तो माइनस के 9 बचेंगे। या इसको आप लिख सकते हो, या Q इज इक्वल टू माइनस के, अगर पॉइंट में यहां पर ले जाऊं तो ये लिखा जाएगा 1.78 इंटू 10 की पावर माइनस के 8 कूलाम, ठीक है। तो ये आवेश आ गया बच्चों। तो मैं अपेक्षा करता हूं इस क्वेश्चन को आपको बढ़िया समझ में आ गया होगा। ये आ सकता है, यूपी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है और अदर कंपटीशन में भी इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए बेटे, ये क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि 17.7 पिको कूलाम आवेश 10 सेमी भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा हो। घन क्या होता है, घन होता है जिसमें 6 फलक होते हैं, ठीक है। घन में 6 फलक होते हैं, ये जैसे इस टाइप से बनता है क्यूब, ये रहा बेटा क्यूब, ये रहा 1 2 3, 3 ये पृष्ठ हो गए और 3 इनके पीछे। तो इस प्रकार टोटल घन में पृष्ठ होते हैं 6, ठीक है। घन में 6 फलक होते हैं, ये बात सबको पता होनी चाहिए। घन में 6 फलक होते हैं, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन कर पाएंगे। तो ये बात मैंने लिख दी। अब आगे करते हैं। यदि 17.7 पिको कूलाम आवेश 10 सेमी भुजा वाले घन के केंद्र पर, घन की भुजा दी है, घन की भुजा ए से लिख दो बेटा या डी से लिख दो, जो आपकी इच्छा हो। घन की भुजा 10 सेंटीमीटर दी है और इसके केंद्र पर जो आवेश रखा है, आवेश को लिखते हैं बच्चों Q से। Q आवेश रखा है 17.7 पिको कूलाम,
17.7 पीको को पी लिख देते हैं, कुलाम सी, है ना। पीको कुलाम आवेश घन के केंद्र पर रखा हो तो घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाला फ्लक्स ज्ञात करो। प्रत्येक मतलब एक सतह का। तो सबसे पहले हमारा काम होगा, ये देखिए क्या दिया है, पीको कुलाम। बच्चों माइक्रो कुलाम में होते हैं 10 की पावर माइनस के 6 कुलाम, और पीको कुलाम में होते हैं 10 की पावर माइनस के 12 कुलाम। तो यहां पर पीको कुलाम है, इसको कुलाम में कन्वर्ट कीजिए, 17.7 इंटू 10 की पावर माइनस के 12 कुलाम। ठीक है, पीको का हमने कुलाम बना लिया, 17.7 इंटू 10 की पावर माइनस के 12 कुलाम, ये आवेश हो गया। अब हमसे पूछा है इसकी प्रत्येक सतह का फ्लक्स। तो पहले घन से निर्गत कुल फ्लक्स देखेंगे, चूंकि घन से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स ये हो जाएगा बच्चों कुल फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अगर घन के केंद्र पर इतना आवेश रखा है तो घन से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स इतना होगा। लेकिन उसने कुल नहीं पूछा है। अगर कुल पूछता है तो यहीं पर आपका बस मान रख के आंसर आ जाएगा। उनने पूछा है कि घन की प्रत्येक सतह का वैद्युत फ्लक्स, ये इसमें मेन है, प्रत्येक सतह का। तो घन में कितनी सतह होती हैं, 6 सतह होती हैं। अब एक सतह का पूछ रहा है तो क्या करेंगे, 6 से भाग कर दो। ठीक है बेटा, ये कुल फ्लक्स है, प्रत्येक सतह का पूछ रहा है तो एक सतह का निकालने के लिए 6 से भाग कर दो। तो इसलिए घन की प्रत्येक सतह से निर्गत वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा फाई ई 1, फाई ई माने वैद्युत फ्लक्स, 1 माने प्रत्येक सतह का। तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो है इसको 6 से डिवाइड कर दिया हमने। ठीक है, फाई ई 1 बराबर क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, या ये हो जाएगा बेटा फाई ई 1 इज इक्वल टू, क्यू की वैल्यू रखिए, ये रही, क्यू की वैल्यू है 17.7, पीको कुलाम का मतलब हो जाएगा बेटा 10 की पावर माइनस के 12 कुलाम। ठीक है, पीको कुलाम मतलब 10 की पावर माइनस 12 कुलाम, ये हमने रख दिया, क्यू की वैल्यू 6 एज इट इज लिख दो। और एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, ये आपके याद होना चाहिए, अगर नहीं दिया तो 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस के 12। या तो एप्सिलॉन नॉट का मान क्वेश्चन में दिया होगा, नहीं दिया तो भी आपके ये वैल्यू याद होनी चाहिए। इससे पिछले चैप्टर में मैंने निकाल के भी दिखाई दिया आपको ये। ठीक है, सिद्ध करा रखी है। अब आपको क्या करना है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा बेटा, 8.85 से 17.7 को काटिए, 2 बार कट जाएगा ये पूरा पूरा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो ये आ गया बच्चों फाई ई 1 इज इक्वल टू 1/3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम। तो ये आ गया घन की एक सतह से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो मैं अपेक्षा करता हूं आपके इस टाइप के क्वेश्चन आ गए होंगे। ज्यादा चांस इसी टाइप के क्वेश्चन के एग्जाम में पूछने के रहते हैं। ठीक है, वैसे जो इससे पिछला क्वेश्चन जो कराया था वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब हम इससे अगले लेक्चर में कराएंगे गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग, अर्थात गॉस की प्रमेय से हम क्या क्या निकाल सकते हैं। जैसे कोई अपरिमित लंबा तार है, उसके निकट वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल। ठीक है, कोई अनंत विस्तार वाली अचालक प्लेट है या चालक प्लेट है, उसके निकट भी हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गॉस प्रमेय की सहायता से निकाल सकते हैं और इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल, ये हम इससे अगले लेक्चर में कराएंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू।